स्वागत है आपका स्मार्ट आईएएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपर्स कॉपी सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने रवि कुमार सिहाग सर के कॉपी पर डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सुनील कुमार धनवंता जी की कॉपी पर, जिन्होंने 2021 में हिंदी माध्यम में रैंक 22 हासिल किया था। आज हम इनकी कॉपी पर डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने अपनी मेंस कॉपी कैसे लिखी थी। चलिए हम इनके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इनका पहला प्रश्न है, चलिए आ गया पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न है, प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष हैं जो कि प्रकृति में धार्मिक हैं, परीक्षण कीजिए। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जो प्राचीन एवं मध्यकाल की कला और वास्तुकला थे जो धार्मिक प्रकृति के थे या नहीं थे, इसका परीक्षण करना है। तो इन्होंने देखिए कैसे उत्तर लिखा है कि सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। आपको पता ही है कि सबसे जो बेस्ट आंसर होता है वो यही होता है कि जिसकी शुरुआत परिभाषा या फिर परिचय से शुरू की जाए। तो इन्होंने सबसे पहले परिचय दिया है कि प्राचीन काल एवं मध्यकालीन भारत में अनेक कलाओं एवं वास्तुकलाओं का उद्भव एवं विकास हुआ जिनके अवशेष आज भी हमें प्राप्त होते हैं। इन्होंने इतना इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद देखिए इन्होंने कैसे हेडिंग डाल के, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी भी कॉपी में। अगर आपको आंसर सबसे बेस्ट दिखाना है तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ना कि पैराग्राफ भर देना है। ऐसे जो पॉइंट वाइज आंसर होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले प्राचीन काल की बात की है जिसमें सब हेडिंग बनाया है कलात्मक अवशेष, उसके बाद वास्तुकला अवशेष। यानी प्राचीन काल के जो कलात्मक अवशेष थे वो वास्तुकला अवशेष थे वो कौन कौन से थे। तो जो कलात्मक अवशेष थे वो भीमबेटका की चित्रकला, सिंधु सभ्यता की कलाएं, साहित्य कृतियाँ, वेद पुराण इत्यादि इन्होंने इसमें दिखा दिया है। उसके बाद वास्तुकला अवशेष, इसमें इन्होंने सिंधुकालीन नगर व्यवस्था, अशोक के स्तंभ व स्तूप तथा विहार दिखा दिया है, अजंता एलोरा की गुफाएं, गुप्तकालीन मंदिर, सुदर्शन झील, गिरनार अभिलेख, उदयगिरी गुफा, ये सारी चीज़ों को इसमें इन्होंने दिखा दिया है। उसके बाद इन्होंने फिर मध्यकाल की बात शुरू की है। यहाँ पर मध्यकाल के कलात्मक अवशेष और वास्तुकला अवशेष दोनों का डिस्कशन किया है यहाँ पर। उसके बाद और नीचे आ जाएंगे तो फिर इन्होंने लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया है। ठीक है, तो कोई भी आंसर आप लिखेंगे तो लास्ट में निष्कर्ष जरूर दीजिएगा, और निष्कर्ष जितना छोटा हो और जितना सटीक हो उतना ही बेहतर होता है। तो इन्होंने इसमें निष्कर्ष में दिया है कि इनमें से अधिकांश अवशेष धार्मिक कहे जा सकते हैं, परंतु इसी के साथ साथ अनेक गैर धार्मिक प्रकृति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने पहले सारे अवशेषों के नाम लिख दिए, उसके बाद लास्ट में बता दिया कि इसमें कुछ धार्मिक हैं और कुछ गैर धार्मिक हैं। इनकी कॉपी जब चेक हुई तो इन्हें बताया गया है कि कुछ और उदाहरण जोड़ा जा सकता था और स्पष्ट किया जा सकता था। फिर भी ये आंसर लगभग ठीक है। चलिए इसके अगले प्रश्न पर आते हैं। इनका अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान की चर्चा कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, जिसमें पूछा गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान कौन कौन से, उस पर चर्चा करना है। तो वही फिर से इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है इतना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के निवासी थे। इन्होंने सामाजिक सुधार के अनेक क्षेत्रों में अपना प्रमुख योगदान दिया, जिनमें सती प्रथा विरोध और विधवा पुनर्विवाह समर्थन, बाल विवाह निरोध इत्यादि प्रमुख हैं। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि कौन कौन से योगदान हैं। ये जाति प्रथा के विरोधी थे तथा अस्पृश्यता को कलंक मानते थे। इन्होंने विधवाओं की दुर्दशा में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन किया तथा इसका प्रचार प्रसार भी किया। तो ये जो है इनके योगदान के बारे में लिख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या योगदान लिखा गया है। और आगे दिखा देता हूँ। और फिर वही लास्ट में इन्होंने इतना छोटा सा निष्कर्ष दे दिया है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारतीय पुनर्जागरण काल के अग्रदूतों में से एक थे। तो इन्होंने फिर लास्ट में निष्कर्ष छोटा ही दे रखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर भी इन्हें 3 नंबर मिला है। ये और भी अच्छा लिख सकते थे। इनमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बेथुन स्कूल जो इन्होंने खुलवाया था, इन सब की चर्चा भी इसमें कर सकते थे। तो चलिए इनके अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है ये भूगोल से संबंधित है
कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को स्पष्ट कीजिए। बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए अधिक प्रवण क्यों है, विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण कैसे होता है और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो प्रवण क्यों हैं, मतलब उसमें इतना ज़्यादा क्यों आते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो इनका उत्तर देख लेते हैं। तो इनका उत्तर है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण कुछ निम्नलिखित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है। इन्होंने यहाँ एक गलती की है, इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। इन्हें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात की परिभाषा से शुरू करना चाहिए था। तो यहाँ इन्होंने परिभाषा नहीं दिया है, इसलिए ये उत्तर थोड़ा सा सही नहीं लगता मुझे। चलिए और आगे देखते हैं। आगे इन्होंने पॉइंट वाइज समझा रखा है कि कौन कौन सी परिस्थिति के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। तो यहाँ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और कोरियोलिस बल की उपस्थिति है। केंद्र में वायु का अवरोहण होता है। धरातल पर हवाओं का अभिसरण व वायुमंडल में अवतरण होता है। तो इन्होंने ये ऐसे समझा रखा है कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं। निर्माण की क्रिया समझा रखी है कि क्या क्या होता है। सर्वप्रथम केंद्र के निर्माण के कारण बाहर से हवाओं का आगमन केंद्र की ओर होता है, आँख का निर्माण होता है। तो ऐसे ही चक्रवात की शुरुआत होती है। आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। इन्होंने चित्र बना दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी भी आंसर में कि अगर आपको भूगोल का कोई भी प्रश्न हो तो आपको चित्र बनाना ही चाहिए। आप कहीं से भी ढूंढे, कुछ भी ढूंढे, कैसे भी सोचें, पर भूगोल के हर प्रश्न पे एक ना एक चित्र जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि चित्र बनाने से उत्तर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और जब कॉपी चेक होती है तो नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। तो इसलिए चित्र तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए कि कैसे आपको आंसर लिखना है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि अब इन्होंने जो है बंगाल की खाड़ी में उपयुक्त तत्व के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पर। उसके बाद एक गलती इन्होंने फिर कर दी है, वो गलती कर दी है निष्कर्ष की। इन्होंने निष्कर्ष नहीं लिखा है। तो ये क्वेश्चन में 4.5 नंबर इनको मिला है। फिर भी 2 गलतियां हैं, ना इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है ना ही निष्कर्ष लिखा है, सीधे ही मेन बॉडी लिख दी है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी उत्तर लिखें तो आपको सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन यानी परिचय देना है और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है, वो भी शॉर्ट्स, बहुत ही छोटा सा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए ये जो प्रश्न है ये काफ़ी बेहतरीन उत्तर इन्होंने लिखा है इसका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसमें। भारत जैसे देश में विभिन्न समय क्षेत्रों का मुद्दा सामने आता है। इस संदर्भ में भारत के विभिन्न समय क्षेत्रों की व्यवहार्यता पर परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है भारत में टाइम जोन जो है वो पूरब से लेके पश्चिम तक के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो उसको लेकर मुद्दा बार बार उठा था, तो उसी के बारे में हमें परीक्षण करना है। तो देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है इस उत्तर में। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि भारत का मानक समय देशांतर जो है वो 82.5 डिग्री का है। जो भारतीय मानक यामोत्तर है वो 82.5 डिग्री का है, 82.5 डिग्री का है, जिसको भारतीय मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। तो इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर जो है उस मांग के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए हैं उसके बारे में लिख दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हमें उसके बारे में तर्क जरूर देना होता है कि क्यों ये मांग उठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है अतिरिक्त बिजली के खर्च में कमी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण होगी, शरीर की जैविक घड़ी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। ऐसा क्योंकि 2 घंटे का अंतराल है पूर्व और पश्चिम के बीच में, तो कर्मचारियों की कार्यकुशलता कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में पहले निकल जाता है और राजस्थान में बाद में निकलता है थोड़ा, तो ऐसे थोड़ी दिक्कत होती है ऑफिस जाने वगैरह में, तो इसमें सुविधा हो जाएगी। फिर देख लेते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने। आगे लिखा है कि मांग के विपक्ष में तर्क, यानी विपक्ष में उसके क्या तर्क है। तो रेलों के समय में गड़बड़ी के कारण दुर्घटना की आशंकाएं हैं। तो ये सही बात है, अगर 2 टाइम जोन में भारत को बांट दिया गया तो रेलवे के टाइम जोन में गड़बड़ी आ जाएगी, और कोई ट्रेन जो सबसे पश्चिम से सबसे पूरब में जाती है तो उसका टाइम जोन निर्धारित करने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी।
दूसरा इन्होंने लिखा है अलग टाइम जोन के कारण अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। ये बहुत ही मतलब बेहतरीन पॉइंट्स उन्होंने लिखा है कि अगर भारत को 2 टाइम जोन में बांट दिया गया तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में अलगाववाद की भावना आ जाएगी कि पश्चिम वाले कोई और हैं और पूरब वाले कुछ और हैं, ऐसी भावना पनपने लग जाएगी जो भारतीय अखंडता के लिए सही नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद फिर इन्होंने लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया है छोटा सा कि इसलिए हाल ही में टाइम जोन पर गठित पैनल ने 2 टाइम जोन की मांग को नकार दिया है। तो इन्हीं कारणों के कारण उन्होंने जो है इसको नकार दिया कि 2 टाइम जोन में नहीं बांटेंगे, इसलिए इन्होंने इनको 4.5 नंबर मिला है। मुझे ये आंसर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे से लिख रखा है पॉइंट वाइज और सभी बिंदुओं को शामिल कर रखा है इसमें, और बहुत ही छोटा है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना छोटा काफ़ी है। अगर हम इनके सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम बस इतने ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से PDF भी ले सकते हैं। और जो हमारा पहला सीरीज़ था वो रवि कुमार सिहाग सर की कॉपी है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।